आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम बात करेंगे, हम एक रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं। अब वो है हमारा फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट फाई के बीच में और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बीच में हम ये रिलेशन डिराइव करने वाले हैं। पहले ये रिलेशन है क्या, इसको हम देख लेते हैं और फिर हम इसके सारे टर्म्स को समझ लेते हैं। देन वी विल डिराइव दिस रिलेशन। तो यहाँ पर जो रिलेशन है बच्चों वो क्या है, तो रिलेशन हमारा क्या है, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। तो ये है जीरो से पी तक हम लिखते हैं द रिलेशन इज, ऐसे आंसर भी स्टार्ट करेंगे। द रिलेशन इज, जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन फाई एंड जेड। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, फाई और जेड के बीच में रिलेशन क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से पी करेंगे हम, फिर जेड माइनस वन अपॉन पी, फिर डीपी इक्वल टू एल एन फाई। तो ये हमारा रिलेशन है। तो ये हमारा जो है फाई के बीच में और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बीच में हमारा ये रिलेशन है। अब हमें यहां पर समझना है कि फाई क्या है, इसको हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं। इसको हम कहते हैं फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, और ये जो फाई है ये होता किसके बराबर है, तो फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू फ्यूगेसिटी अपॉन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो ये हमारा फॉर्मूला है फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट का, कि ये फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी एंड प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। फ्यूगेसिटी कहते हैं किसको है, ये एफ क्या है, इसको फ्यूगेसिटी कहते हैं किसको है, तो ये पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो पी है वो तो आइडियल गैस का प्रेशर हो गया, फाई जो है वो फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट हो गया, जेड किसको बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये है क्या, ये एक्चुअली होता क्या है, मैं इसको आपको समझा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल गैस है और जो रियल गैस है उसमें क्या फर्क है, आइडियल गैस और रियल गैस में क्या फर्क होता है। अगर हम देखो, कोई आइडियल गैस नहीं होती, कोई रियल गैस नहीं होती, ठीक है। आइडियल और रियल तो कंडीशंस होती हैं। अगर गैस के पार्टिकल्स के बीच में कभी किसी परिस्थिति में अट्रैक्शन हो जाए तो फिर हम ऐसी गैस को रियल गैस बोलेंगे, और अगर पार्टिकल्स के बीच में नो अट्रैक्शन हो, कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो, फिर तो हम ऐसी कंडीशन में उसको आइडियल कहते हैं। तो हमारे पास कोई गैस है, अगर आइडियल कंडीशन में है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नो अट्रैक्शन, कोई आकर्षण नहीं है, और अगर रियल कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो बच्चों यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये भी निकाल सकते हैं हम कि यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा रियल कंडीशन में वो आइडियल कंडीशन के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, निकाल सकते हैं ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो रियल, इसको मैं जेड को समझा रहा हूं आपको, इस बात को समझाने के लिए, ये पूरा डिस्कशन जेड को समझने के लिए हो रहा है, फिर हम आगे चलेंगे। तो जेड क्या है, तो जेड को समझने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि रियल कंडीशन में अट्रैक्शन होता है, आइडियल कंडीशन में अट्रैक्शन नहीं होता। तो रियल कंडीशन में अगर अट्रैक्शन होता है तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये मैं लिखूंगा कि वी आर जो है वो यहाँ का रियल वॉल्यूम है, वी आई मतलब आइडियल वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रहा है उस अट्रैक्शन की वजह से ये वी आर क्या है, वो वी आई के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे वॉल्यूम अलग होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वी आर जो है वो वी आइडियल के बराबर नहीं होता, ठीक है। यानी कि रियल कंडीशन में वॉल्यूम आइडियल कंडीशन के वॉल्यूम से क्या करता है, डिफर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होता। तो इनको इक्वल करने के लिए एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। इनको इक्वल करने के लिए वी आई को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी आई को किससे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और हम कहीं पर भी इनको रिलेशन बना सके इनका। तो यही जो नंबर होता है जिससे हम वी आई को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो वी आर के बराबर हो जाए, इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। फिर से समझ लो, रियल कंडीशन में अट्रैक्शन होता है, आइडियल कंडीशन में अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए रियल कंडीशन में आकर्षण होने की वजह से जो उसका आयतन होता है, जो उसका वॉल्यूम होता है वो डिफरेंट हो जाता है एज कंपेयर टू द आइडियल कंडीशन। तो ये अलग हो जाते हैं,
तो मैं लिख लूंगा कि रियल कंडीशन का वॉल्यूम आइडियल कंडीशन के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, लेकिन हम इनको इक्वल कर सकते हैं। इनको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करने के लिए हमें VI को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो नंबर क्या होगा, Z से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो VR, तो Z क्या है, Z एक नंबर है जो रियल कंडीशन के वॉल्यूम को किसके इक्वल करता है, आइडियल कंडीशन के वॉल्यूम के इक्वल कर देता है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ये डेरिवेशन कैसे होगा, यहां पे लिख लो आप, वेयर Z इक्वल टू क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसको भी लिख लीजिए आप। ठीक है, और फाई क्या है, फाई है आपका फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, फाई इज अ फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और P क्या है, P इज अ प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ये आइडियल गैस का क्या है बच्चों, प्रेशर है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं और डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ हम डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं बच्चों। डेरिवेशन हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना है, तो डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करने के लिए हम सबसे पहले तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। तो उस एक्सप्रेशन को समझने के लिए आप एक बार बच्चों ये जो मैक्सवेल स्क्वायर है इसको देखेंगे, बॉन्ड स्क्वायर भी बोलते हैं, तो ये मैजिक स्क्वायर को देखेंगे बच्चों। ये मैंने आपको पिछली बार ही बता रखा है। इस स्क्वायर की सहायता से आप कोई भी थर्मोडायनेमिकल जो क्वांटिटीज हैं उनका आप रिलेशन पता कर सकते हैं। तो हम एक स्क्वायर बनाने वाले हैं, इसको मैक्सवेल स्क्वायर कहते हैं। उसको याद, उसका तरीका क्या है, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, बहुत मतलब वेरी, वी मतलब बहुत हो गया, वेरी, वेरी मतलब बहुत, तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले। और उसके बाद हे गणेश भगवान आगे उन्नति दे, हे गणेश भगवान आगे उन्नति दे, तो ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे। और फिर हम इसमें इस तरह से ऊपर से ऐसे क्रॉस ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप लोगों ने कर लेना है। ऐसे करने के बाद ये आपका बन गया है मैक्सवेल का स्क्वायर, और इस स्क्वायर की सहायता से आप बहुत सारे रिलेशन जो है इसमें थर्मोडायनेमिक्स में समझ सकते हैं। तो इसी स्क्वायर की सहायता से हमने क्या करना है, एक रिलेशन लिखना है। हमने लिखना है कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज is given by Gibbs free energy change is given by, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा DG स्मॉल चेंज हम देखेंगे। तो जो ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है उसका रिलेशन हमें देखना है। तो ये जो G है वो किस पे डिपेंड करता है, उस कौन कौन से वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है बच्चों। तो इस स्क्वायर से हमें मालूम चल जाएगा। G के अगल बगल क्या लिखा हुआ है, G के अगल बगल लिखा है P और T, तो यानी कि P चेंज होगा तब G चेंज होगा, और T चेंज होगा तब G चेंज होगा। इसका मतलब G इज अ फंक्शन ऑफ P एंड T। बड़ा इंटरेस्टिंग है, या आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप यही समझ लेंगे कि जो G है वो P और T पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो G में बदलाव तब आता है जब किसमें बदलाव आता है, P में बदलाव आएगा, और किसमें बदलाव आएगा, T में बदलाव आएगा, तब जाके G में बदलाव आता है, और बाकी G में कोई कभी भी बदलाव नहीं आता। तो G जो है ये एक वेरिएबल, G एक थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो G में बदलाव तब आता है जब इनमें बदलाव आता है। और एग्जैक्ट रिलेशन कैसे हम पता करेंगे, हम अगर कोई पूछेगा G किसका फंक्शन है, तो G प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। वैसे ही H किसका फंक्शन है, S और P का फंक्शन है। U किसका फंक्शन है, S और V का फंक्शन है। तो इस मैक्सवेल से हमें, इस स्क्वायर से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम और पूरा रिलेशन, पूरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। पूरी इक्वेशन बनाने के लिए देखो, इस P के बिल्कुल सामने क्या लिखा है, डायगोनली V लिखा है, तो यहाँ V लिख देंगे ऐसे। और
इस टी के बिल्कुल डायगोनली क्या लिखा है, एस लिखा है, तो एस लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, यहां पे हमें साइन लिखने होते हैं, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। तो अगर इस पी से, डीपी से एरो दूर जा रहा होगा तो प्लस आ जाएगा, और अगर इससे दूर जा रहा होगा तब प्लस आएगा, नजदीक आ रहा होगा तो माइनस करना है। तो पी से देखो पहले, डी पी से दूर जा रहा है ना एरो, तो यहां पे प्लस आ गया। और टी का देखो, टी के नजदीक आ रहा है ना एरो, तो यहां माइनस आ गया। तो ये बेटा रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। किसी भी इक्वेशन, किसी भी कंडीशन में जो डी जी होता है उसका अगर हमें रिलेशन निकालना है तो उसका रिलेशन हम ऐसे पता कर सकते हैं। ये हमारा रिलेशन हो गया, इसको सबसे पहले हम इसी को नोट करते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा हम जो पढ़ रहे हैं, रिलेशन जो डिराइव करने वाले हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर में डी जी इक्वल टू हो जाएगा वी डी पी हो जाएगा हमारा। तो ये नोट कर लेंगे हम। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे। और डी जी बराबर क्या हो जाएगा, वी डी पी हो जाएगा। इसको हमने नोट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अब इसकी जरूरत है, इसको मिटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ओके, तो ये हमारा यहां पर बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बच्चों फॉर वन मोल dg is shown by d म्यू। तो एक मोल के लिए बच्चों, एक मोल अगर हमारे पास पदार्थ है, बस सिस्टम में अगर हमारे पास एक मोल है, तो उस कंडीशन में, उस एक मोल में जो बदलाव आता है उसके आधार पे जो dg का वैल्यू होता है उसको हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो हम अब dg की जगह पर क्या लिखेंगे, डी म्यू लिखेंगे। अगर हम एक मोल लेके चल रहे हैं तो हम यहां पर dg की जगह पे डी म्यू लिखते हैं। ठीक है, वैसे म्यू क्या है, म्यू को कहते हैं हम केमिकल पोटेंशियल। क्या कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल। और ये होता क्या है, जब कोई एक पदार्थ मतलब जैसे कोई एक कंपोनेंट किसी सिस्टम के किसी एक कंपोनेंट में के मोलों में चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उस पर हम डिटेल में जा नहीं रहे, अभी हम बस इतना लिख रहे हैं कि अगर हम एक मोल लेंगे तो हमारा डीजी को हम किससे रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, इसको हम डी म्यू से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डी म्यू लिखूंगा बच्चों, डी म्यू बराबर लिखूंगा वी डी पी। कुछ नहीं किया, वैसा का वैसा ही छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी जो इंटीग्रेशन की वो होती है, ये कहां से कहां तक हमारा प्रेशर है, ये प्रेशर है P1 से P2 तक इंटीग्रेट करना है हमने इसको। तो ये हमारा डी म्यू ऐसा हो गया, P1 से P2 हो गया। ये हम इसको कुछ एक इक्वेशन मान लो या ध्यान रखना, इसको हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम बहुत सारी इक्वेशंस हो जाएंगी हमारी। तो ओके, तो इक्वेशन 1 ही मान लो, इसको हम यूज करने वाले हैं आगे। अब हमने ऐसा कर लिया, इसके बाद हम इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे μ1 से इसका इंटीग्रेशन करेंगे μ2 तक। ठीक है, डी म्यू इक्वल टू जाएगा P1 P2 V dP, ऐसा कर लेंगे। ओके बच्चों, नोट करते हुए चलेंगे। मिटा दूं, ठीक है। अब ये μ1 से μ2 तक अगर हम डी म्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेल म्यू हो जाएगा, इसको डेल म्यू लिखा जा सकता है। तो ये डेल म्यू लिखेंगे हम इसको। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हमारा जो गैस है वो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए आप लिखेंगे, सिंस आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। एन तो 1 मान लिया हमने, 1 मोल मान लिया, तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया, आरटी हो गया। तो वी इक्वल टू क्या हो गया, आरटी अपॉन पी हो गया। तो यहां पर हम वी की जगह पे क्या कर देंगे, आरटी अपॉन पी लिख देंगे। तो यहां हमारा P1 से P2 तक हमने इसको देख लिया।
और RT अपॉन P लिख दिया, और ये हमारा dP हो गया जो ऑलरेडी है। तो V की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, V की जगह पे आइडियल गैस इक्वेशन से क्या लिख रहे हैं, RT अपॉन P लिख रहे हैं, ऐसा हम कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने डी म्यू इक्वल टू डेल्टा म्यू इक्वल टू हो जाएगा, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो RT को बाहर ले लेंगे, ठीक है। P1 से P2 तक टेम्परेचर तो कांस्टेंट लिया है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हमारा R है गैस कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, तो RT को बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा नीचे P, ठीक है। अब हम जानते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो क्या आता है, ln x आ जाता है। तो बस यही यहाँ पे यूज करना है आप फंडा। तो यहाँ पर हम dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो d म्यू बराबर हो जाएगा बच्चों RT इंटीग्रेशन P1 से P2 तक, ये हमारा इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया हमारा ln P हो गया इसका वैल्यू, और लिमिट क्या है बच्चों, लिमिट है P1 से P2 तक। तो हमने ये ऐसे करके इसको नोट कर लिया है, ठीक है। नोट करते हुए चलेंगे आप साथ साथ में, ठीक है। अब हम इसको बच्चों मिटाते हैं, मिटाते हुए चलते हैं ऊपर भी। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे डेल म्यू इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, डेल म्यू इक्वल टू, थोड़ा सा इसे पकड़ लेंगे, RT करेंगे, और ये प्रेशर इसका वैल्यू रख देंगे, एक बार P2 रख देंगे, एक बार P1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ln P2, यहाँ पर एक बार P2 रख देंगे, एक बार P1 रख देंगे, माइनस ln P1, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ln क्या है, log है, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b हो जाता है। तो ये हमारा log a अपॉन b हो गया है। तो ये म्यू बराबर हो गया हमारा RT P2 अपॉन P1, ठीक है। तो ये तो हमारा किसके लिए था, एक आइडियल गैस के लिए था, ये हमारा एक आइडियल गैस के लिए था, ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस, अगर हम, ये हमारा आइडियल गैस के लिए है, तो हम इसको आइडियल गैस के लिए यहाँ पे कैसे सिंपलाइज करेंगे, इसको हम म्यू आइडियल लिख देंगे, ठीक है। म्यू आइडियल इक्वल टू म्यू आई कर देंगे, ज्यादा इजी, चलो म्यू आई कर देंगे अब इसको हम। तो ये एक आइडियल गैस के लिए है अभी, क्योंकि हमने आइडियल गैस इक्वेशन मान के चल रहे थे, तो आइडियल गैस के लिए हो गया म्यू इक्वल टू RT ln P2 अपॉन P1, ये हमारा आइडियल गैस के लिए हो गया। अब हम रियल गैस के लिए अगर इस इक्वेशन को लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अगर हम रियल गैस के लिए लेंगे तो क्या फर्क आ जाएगा वो देखिए। तो फॉर रियल गैस, इसी को हम रियल गैस के लिए मान के चलेंगे, तो इस इक्वेशन पे अगर रियल गैस वाला फंडा लगाएंगे तो क्या होता है, तो रियल गैस के लिए क्या होता है, रियल गैस का प्रेशर F वो आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर नहीं होता, नहीं होता ना। तो रियल गैस का प्रेशर F जो है वो आइडियल गैस के प्रेशर P के बराबर नहीं होता। तो इनको इक्वल करने के लिए किससे हमने मल्टीप्लाई किया था, इसको इक्वल करने के लिए हमें फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो रियल गैस का प्रेशर यानी कि फ्यूगेसिटी इसको बोला जाता है, वो आइडियल गैस के प्रेशर P के बराबर नहीं होता है। इसलिए आइडियल गैस के प्रेशर के साथ हम क्या करते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, इसी नंबर को हम फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहां से बच्चों हम P इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, F अपॉन फाई निकाल सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि इस वाली इक्वेशन में अगर मैं इसको रियल के लिए मान के चलूंगा तो मुझे आइडियल गैस के प्रेशर को हटाना पड़ेगा, और उसकी जगह पे हमें रियल गैस का प्रेशर लिखना पड़ेगा F, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, फाई भी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब P की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, F अपॉन फाई लिखना पड़ेगा, अगर मुझे ये रियल गैस के लिए इक्वेशन करनी है तो मैं रियल गैस के लिए अगर इस इक्वेशन को लाना चाहता हूं तो ये लिखूंगा मैं म्यू R इक्वल टू, क्या लिखूंगा, म्यू R इक्वल टू RT ln P2 की जगह पे क्या लिखूंगा, F2 फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट अपॉन, सॉरी F2 अपॉन फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट फाई, और फिर P1 की जगह पे क्या लिखूंगा, F1 अपॉन फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट फाई को हमने फाई 2 और फाई 1 क्यों नहीं दिया, फाई को मैंने फाई 1 और फाई 2 इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। फाई को अगर मैं देखूंगा तो रेशियो होता है F अपॉन P का, जो कि ये कांस्टेंट होता है, तो वो बदलता नहीं है। लेकिन गैस को अगर मैं दो प्रेशर में लेके चल रहा हूं तो उसके दो अलग अलग प्रेशर होंगे ना। रियल गैस को अगर मैं एक कंडीशन में लेके चल रहा हूं तो उसका प्रेशर F1 होगा, दूसरी कंडीशन में उसका प्रेशर F2 होगा, वो तो ठीक है।
लेकिन फाई का फाई 1 फाई 2 नहीं होता बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ओके तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये कट जाएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा, म्यू रियल इक्वल टू क्या बच जाएगा, आर टी एल एन F2 अपॉन क्या बचेगा, F1 बच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या मान रखी है आप देख लीजिएगा पीछे। ठीक है, यहां तक आ गया हमारा डेरिवेशन। अब हमने इसको माइनस करना है बच्चों। अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे हम। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू डेल म्यू आर माइनस डेल म्यू आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल म्यू आर माइनस डेल म्यू आई इक्वल टू लिख सकते हैं हम आर टी एल एन F2 अपॉन F1। ये तो म्यू आर का रिलेशन है, माइनस आर टी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में क्या है, आर टी एल एन क्या है हमारा P2 अपॉन P1। ये ऐसा आ गया, तो ऐसा लिख लेंगे इसको। ठीक है, अभी इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो, हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। चलो, तो म्यू आर माइनस म्यू आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर टी, कॉमन हो गया तो आर टी को बाहर लिख लेंगे, एल एन F2 अपॉन F1 माइनस एल एन P2 अपॉन P1। ये ऐसा आ गया। ठीक है, ऐसा भी हमने मान लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पे इसको एक बार मिटा लेते हैं। ओके, तो ये log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाना है हमने। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। तो ये जाएगा rt log a अपॉन b, ये बट्टा ये हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, मुझे लग रहा है आपको आ रहा होगा। तो F2 अपॉन F1 ये हो गया, इसके बट्टे में ये आ जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 अपॉन क्या जाएगा P2, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, P1 अपॉन P2 मुझे समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, log a माइनस log b का फॉर्म लगाया। log a माइनस log b का फॉर्म क्या होता है, log a अपॉन b होता है। तो ये a हो गया, अपॉन में ये आ जाएगा b, तो ये क्रॉस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जब p को बिल्कुल क्या करते हैं बच्चों, जीरो लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब p को हम बिल्कुल जीरो लेते हैं, जब हम प्रेशर को बिल्कुल जीरो ले रहे हैं तो क्या मतलब हो जाता है, जब प्रेशर जब हम प्रेशर को बिल्कुल हो गया खत्म होने वाला है, जब हम प्रेशर को जीरो ले लेते हैं तो इसका मतलब गैस बिल्कुल लगभग नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है भाई, प्रेशर जीरो गया इसका मतलब वहां पे गैस के कण बहुत कम है। तो जब हम प्रेशर को जीरो ले लेते हैं, जीरो के आसपास ले लेते हैं, उसके अप्रोक्सीमेट जीरो को जब अप्रोच कर रहा होता है P, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त यहाँ पर गैस के पार्टिकल ना के बराबर होते हैं। और अगर गैस के पार्टिकल ना के बराबर हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी नहीं होगा, बट पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल बहुत दूर होंगे। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल नहीं है, गैस के पार्टिकल बहुत कम प्रेशर है, तो गैस के पार्टिकल ना के बराबर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन भी नहीं होगा, अट्रैक्शन ना के बराबर होगा। और अगर अट्रैक्शन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, अगर अट्रैक्शन नहीं है तो यानी कि अब हमारी गैस क्या हो गई, वो एक आइडियल गैस हो गई। हमारी रियल गैस भी कैसी हो जाएगी, आइडियल गैस हो जाएगी। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, कि जब हमारा प्रेशर जीरो को अप्रोच करता है तो वहां पर हमारी गैस के पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। गैस के पार्टिकल्स बहुत कम होने की वजह से पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होने की वजह से उनके बीच में अब अट्रैक्शन नहीं रह जाता, और हमारी जो रियल गैस होती है वो धीरे धीरे आइडियल हो जाती है। अगर रियल गैस हमारी आइडियल गैस हो जाएगी, रियल गैस अगर हमारी आइडियल गैस हो जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि F1 किसके बराबर हो जाएगा, रियल गैस का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारी गैस जो है वो क्या हो जाएगी, अगर हमारी गैस, अगर हम प्रेशर को बहुत कम लेके चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में गैस के पार्टिकल्स बहुत कम हो जाते हैं और पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन नहीं होगा तो इसका ये मतलब है कि हमारे रियल गैस आइडियल गैस हो गई है, और रियल गैस का प्रेशर भी आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो मैं इसको दोनों को इक्वल मान के हटा दूंगा यहाँ पे। अब मेरे पास बच गया F2 अपॉन P2।
और F2 अपॉन P2 यानी कि ये हो गया हमारा फ्यूगेसिटी और ये हो गया हमारा प्रेशर अदर कंडीशन में, और इसका रेशियो किसके बराबर होता है, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट के बराबर होता है। देयरफॉर हम लिखेंगे डेल्टा म्यू आर माइनस डेल्टा म्यू आई इक्वल टू आर टी एल एन फाई, ऐसा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारी कहानी पहुंच चुकी है। अब बस 2-3 स्टेप और हैं और हमारा डेरिवेशन फिनिश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, म्यू आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या था, म्यू आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में था P1 से P2 तक। ठीक है, V डी पी ऐसा था। ठीक है, आर रियल जब गैस रियल होगी तो उसको वी आर कर देना है। फिर वही आइडियल गैस के लिए दोबारा डेल्टा म्यू का फॉर्मूला इक्वेशन 1 में क्या था, P1 से P2 वी डी पी, ये फॉर्मूला था। बस यहां पे आर रियल गैस के लिए आर कर दो, आइडियल गैस के लिए आई कर दो, इक्वल टू आर टी एल एन फाइव। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मतलब यहां पे मैंने म्यू की जगह पे म्यू का फॉर्मूला इक्वेशन 1 से क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। इक्वेशन 1 में म्यू कितना है, इक्वेशन 1 में म्यू क्या है, ये है इंटीग्रेशन P से P2 वी डी पी, तो वो वहां पे आर है तो आर कर दिया, आई है तो आई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P1 से P2, ये माइनस है तो VR माइनस V1 कर सकते हैं, और dp को हम अलग ले लेंगे, dp कॉमन ले लेंगे एक तरीके से, dp बाहर आ गया, इक्वल टू आर टी एल एन फाइव, ऐसा कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसको समझ लेना। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हमारा इंटीग्रेशन में P1 का मान 0 कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रेशर कहां कर दिया, 0 से हम प्रेशर कहां ले जा रहे हैं, कुछ प्रेशर तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जब 0 प्रेशर से हम थोड़ा हाई प्रेशर P तक लेके जा रहे हैं, तो अब P1 को यहां पे 0 मान लेना है, P2 को आपने P मान लेना है, और VR मैंने आपको बताया था कि जेड VI होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको जेड की डेफिनेशन जब बताई थी तो वहां बताया था कि VR क्या होता है, रियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसको इक्वल कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, जेड से मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल किया जा सकता है। इसके बाद माइनस VI dP इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऊपर मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए पहले इसको। यहां पर भी VI है, यहां पर भी VI है बच्चों, तो क्या होगा, तो VI क्या है, कॉमन हो जाएगा, तो Z माइनस 1 VI बाहर हो गया। ठीक है, dP इक्वल टू RT ln फाइव, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, VI क्या है, VI का मतलब है आइडियल कंडीशन का वॉल्यूम, आइडियल कंडीशन का वॉल्यूम बराबर होता है RT अपॉन P आइडियल गैस इक्वेशन से। तो आइडियल गैस इक्वेशन से VI बराबर हो जाएगा RT अपॉन P, तो मैं लिख दूंगा, तो Z माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1 हो गया, बस लास्ट है हमारा, Z माइनस 1 VI की जगह पे RT अपॉन P कर देंगे, dP इक्वल टू क्या कर देंगे, RT ln फाइव कर देंगे, तो हो गया बच्चों। अब दोनों तरफ RT कॉमन हो जाएगा, तो दोनों तरफ RT को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बच गया उसी को कहते हैं हम, हमारा वो रिलेशन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में हमारा Z माइनस 1 dP, और नीचे क्या आ गया, P इक्वल टू ln फाइव। तो ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और हमारे फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट के बीच में क्या हो गया है, रिलेशन हो गया है। आप इसको समझिए, कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का दिन शुभ हो।